प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज डिबेट का चैलेंज जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा है उन्होंने दिया है। नहीं, मेरे कार्यक्रम ऑलरेडी सारे सेटल्ड हैं। आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस प्रचार के दौरान मेरे 5 बजे तक के कार्यक्रम पूरी तरह से पैक है। मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहती, जो इसलिए मुझे नहीं पता और ना मैंने इसके बारे में कोई जानकारी ली। जनता के प्रति आपके व्यवहार से, जनता के प्रति आपके कामों से, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही से, जनता के को विकास से लेना देना है। और वो प्रतिद्वंदी आज जब विपक्ष खाली हो गया तो उनके पास एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बची है जो वो लोग कर रहे हैं। आने वाले करनाल को, अगर करनाल आपको चुनता है अपने मेयर के रूप में, महापौर के रूप में, तो आने वाले करनाल को क्या मिलने वाला? जैसे ही अंदर वोटिंग के लिए जाते हैं और वोटिंग के बाद जब बाहर आते तो माला आपके गले में डल रही थी, मतलब मेयर अंदर जो गया वो कोई और था और जब बाहर निकल के आ रहे हैं तो आप मेयर थे। मर्द की सक्सेस के पीछे, सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वहीं आज एक महिला है, आप एक औरत है, तो एक औरत के पीछे किस मर्द का हाथ है सक्सेस के पीछे उसकी? परीक्षा मत लो। नमस्कार दोस्तों, मैं कंवरपाल फिर से हाजिर हूँ एक अपने नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हम बात करेंगे राजनीति पर। राजनीति इतनी आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी मानी जाती है, और वो भी एक महिला के लिए हो तो कितनी मुश्किल रहती है, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शहर की प्रथम महिला रही रेणु बाला गुप्ता। जी हाँ, फर्स्ट लेडी रही हैं, और आज के पॉडकास्ट में हम उनके बारे में जानेंगे राजनीति किस तरह की रहती है और क्या क्या मुश्किलें सामने आती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आज हम चर्चा करने वाले, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में, और चर्चा करेंगे आपके जीवन के बारे में और किस तरह की राजनीति में मुश्किलें आपके सामने आती रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो आज जैसे कि चुनाव का दौर है, चुनाव प्रचार थम चुका है और कितनी कठिनाई रही, कितना प्रयास रहा, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके परिवार से शुरू कर लेते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे पतिदेव मिस्टर ब्रिज गुप्ता जी और बेटा ऋषभ गुप्ता और मेरी बहुरानी सुरुचि गुप्ता और बिटिया मेरी सृष्टि बंसल और दामाद यश बंसल। और परिवार जॉइंट फैमिली है। गुप्ता जी के परिवार में जिस तरह से शादी करके आई तो 7 भाई और 7 भाइयों में हम जॉइंट इकट्ठे रहते हुए इकट्ठे पारिवारिक तौर पे हम सारे काम करते हैं और जॉइंट फैमिली में सभी मिलकर इस चुनाव में सहभागिता निभाते हैं। जैसे कि हमने देखा आपके बेटा बेटी भी मतलब चुनाव में सक्रिय रहे हैं, आपका सहयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव परिवार में किसे देखते हैं? जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो बड़े भाई साहब राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही जाना पहचाना नाम सुरेश गुप्ता जी, जो चेयरमैन भी रहे नगर परिषद के, उनका आशीर्वाद बहुत मिला, उनसे सीखने को बहुत मिला। और जब ये लेडीज़ वार्ड हुआ, चुनावी क्षेत्र में आई, क्योंकि परिवार शुरू से ही राजनीतिक परिवार था, और जब ये राजनीतिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में समर्पित हुई तो उनका बड़ा सहयोग, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, क्योंकि वो स्वयं नगर परिषद से जुड़े रहे थे, नगर निगम से जुड़े रहे, तो उन्होंने सिखाया, पिताजी ने सिखाया। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से परिवार से आगे करनाल का बड़ा परिवार बनता चला गया, उस बड़े परिवार में आज जब ये पहला चुनाव जब मैंने पार्षद का लड़ा था तो जो मेरा अपना परिवार था, जो करनाल के कुछ दोस्त थे, उन्होंने सहयोग किया। अब करनाल का दूसरे जब मेयर का चुनाव लड़ा, उसके बाद एक बड़े परिवार का निर्माण हुआ। आज जिस तरह से एक विश्वास के साथ तीसरी बार भाजपा ने जब
अपना प्रत्याशी के तौर पे भेजा, तो मुझे लगता नहीं कि मेरा अपना ही एक परिवार, मेरा पूरा करनाल परिवार की तरह एक सहयोगी बन के हर हर मोड़ पे कहीं कहीं कोई मुझे चाची भी कहता है, कहीं कोई बुआ भी कहता है, कोई कोई मासी भी कहता है। एक परिवार जो बनाने का काम किया, उस परिवार ने पूरी तरह से सहयोग मेरा इस चुनाव के दौरान किया। इस चुनाव के दौरान किया। आप भी काफ़ी व्यस्त रही हैं, काफ़ी थकान इस चुनाव प्रचार में रही होगी। तो किस तरह से कितने कार्यक्रम एक दिन में हो जाते थे? लगभग जो ऑफिशिएटिंग कार्यक्रम हमारे 15, 16, 17 हमने इसको फ्लैश आउट किया, परंतु कुछ पारिवारिक, उसके बावजूद शादी, किसी का दुख सुख है, और इसके अलावा कोई व्यक्तिगत तौर पे लगभग 20-21 कार्यक्रम मैं एक दिन में, जब से चुनाव प्रचार हमारा शुरू हुआ है, लगभग 20-21 कार्यक्रम मैं कर रही हूँ। एक जैसे आपका पहला जो चुनाव था वो आप पार्षद से मेयर बने थे, उसमें दूसरे चुनाव में आपका डायरेक्ट आपको मेयर करनाल वासियों ने चुना था। तीसरा चुनाव अभी चल रहा है, हैट्रिक कह रहे हैं, करनाल वासी कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने वाली है मैडम। तो तीनों चुनाव में क्या फेरबदल दिखा, कितने प्रयास, और ये चुनाव जो है इसमें कितना प्रयास करना पड़ रहा है? मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पहला चुनाव जब ये लेडीज़ वार्ड हुआ था, मैं परिवार जरूर राजनीतिक सेवा के क्षेत्र में था, पर मैं फील्ड में बहुत कम थी। और श्री ब्रिज गुप्ता जी, श्री सुरेश गुप्ता जी इस सेवा में जुड़े हुए थे। जब मैं पहली बार आई, बच्चे भी उस टाइम छोटे थे, तो बहुत अलग तरह का चुनाव था। इसमें हांसी रोड की गलियां थी, मैंने कभी देखी भी नहीं थी कि गलियां इस तरह के नरकीय जीवन लोग जीने के लिए मजबूर थे, जहां पर गलियों के नाम पे कोई टाइलें नहीं लगी हुई, कोई खड्डे हर जगह, ना कोई पानी की निकासी है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। और इनफैक्ट मैं तो चुनाव प्रचार में दिन में ही चुनाव प्रचार करती थी, शाम के चुनाव प्रचार बहुत कम कर पाती थी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से अनभिज्ञ थी। परंतु जब 5 साल का ये दौर बीता, और इस दौर के दौरान उसमें मैं पहले पार्षद बनी, और पार्षद के बाद फिर सभी पार्टियों ने समर्थन करके मुझे मेयर के तौर पे, जब पार्षदों ने समर्थन दिया तो मेयर के तौर पे सेवा करने का अवसर मिला। उस सेवा के दौरान उसमें ब्रिज गुप्ता जी का तो निरंतर मेरे को सहयोग रहा ही। कोई भी काम सिखाने बताने के लिए उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया, और एक परिवार जुड़ता चला गया। और जब ये चुनाव डायरेक्ट घोषित हुआ तो लगा कि मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, और इसमें पूरे शहर से जुड़ पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पहले पार्षदों के माध्यम से लोगों से जुड़ना होता था। कोई समस्या आती थी तो पार्षदों के पास आती थी, फिर मेरे पास आती थी। पर जब ये डायरेक्ट चुनाव हुआ 2018 में, तब लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला, चुनाव प्रचार के दौरान भी और चुनाव प्रचार के बाद, चुनने के बाद भी। जब एक आपसे किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, उसकी समस्याओं के बारे में आपको ज़्यादा पता चल जाता है, और इनफैक्ट जहाँ समस्याएं होती है, समाधान भी उन्हीं लोगों के पास होता है। समाधान भी कोई नगर निगम के कमरों में समाधान नहीं होता। जितना आप बीच में जाओगे, जितना लोगों के बीच में रहोगे, समस्याएं उतनी ज़्यादा पता चलेगी और समाधान भी उतने ही ज़्यादा होंगे। माननीय मनोहर लाल जी उस समय हमारे विधायक, और विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री के तौर पे उनका विज़न बड़ा स्पष्ट रहा। उन्होंने हर तरह से सहयोग किया। उन्होंने करनाल को स्मार्ट सिटी के दौर में पहुंचाने के लिए जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी का उस समय नेतृत्व मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और करनाल जब ये स्मार्ट सिटी की दौर में आया तो निश्चित तौर पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे निकल कर आए। उन प्रोजेक्टों में हम ये देखें कि हमारे शहर का चारों तरफ से 4 लेनिंग होना, इसके साथ साथ पार्कों का। जब हम 2013 में बने, हर गली के मोड़ पे एक डस्टबिन रखा होता था। डस्टबिन में आधा कूड़ा डस्टबिन में होता था, आधा कूड़ा डस्टबिन के बाहर होता था। बारिश का समय जब होता था,
वो सारी स्मेल घरों के अंदर होती थी। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जगह जगह शहर में जल भराव की समस्या थी। फिर जब माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि सबसे पहले आप स्वच्छता पर, सबसे पहले आप पानी की निकासी पर काम करो, तो हमने, चाहे ये हमारा पुराना वाल्मीकि चौक है, यहाँ पर पानी फुट फुट भर जाता था। और इसके अलावा स्वच्छता के तौर में माननीय मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने स्वच्छता का संदेश जो दिया, उसमें मोदी जी की प्रेरणा से हमने अपने शहर को डस्टबिन फ्री करने का काम किया। जब हमने इसको डस्टबिन फ्री किया तो इसका हमने सेकंड अल्टरनेटिव ढूंढा। हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू की। आज हमारे हर घर से डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। ये बात अलग है कि व्यवहार में कुछ लोगों की चेंज नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कूड़ा डाल देते हैं, पर निरंतर इसमें नाइट स्वीपिंग करके और इसमें स्वच्छता की दौर में आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय मनोहर जी से जिस तरह से प्रेरणा लेकर सड़कें हैं, पार्कों का निर्माण है, ओपन एयर जिम लगाना, आज शहर भर में जहां हमारी सोडियम लाइटें होती थी, आधी जलती थी आधी नहीं जलती थी, आज पूरा एलईडी लाइटों से जगमगाता, तिरंगा लाइटों से जगमगाता शहर है। वह हमारे राउंड अबाउट जितने हमारे शहर के हैं उनमें व्यवस्थित तरीके से खूबसूरत बनाने का काम किया। पश्चिमी बाईपास, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा, आज भी है कंजेशन, परंतु उस समय बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पश्चिमी बाईपास का निर्माण करवाया, जिसमें हमारे जो रामनगर के इधर वाले लोग हैं वो पश्चिमी बाईपास से डायरेक्ट जीटी रोड से कनेक्टिविटी उनको मिल गई। हमारे शहर में हमने ऐसे बच्चों को खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए, बच्चे हमारे खेलों में, हरियाणा के बच्चे जाने जाते हैं, करनाल के बच्चे भी खेलना चाहते थे। हमारा एक करण स्टेडियम होता था, अब करण स्टेडियम में हमने सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जिसमें बच्चे रनिंग करते हैं। वहाँ बैडमिंटन कोर्ट को भी हमने ठीक से सजाया संवारा। इसके अलावा मिल्खा सिंह स्टेडियम बनाया। मिल्खा सिंह स्टेडियम बनाने के साथ साथ आप देखेंगे कि कैलाश में एक ऐसा हॉकी का एस्ट्रो ट्रैप बनाया जो कि नेशनल लेवल की वहाँ पर हॉकी की गेम्स हो सकते हैं। और अभी नया हमने 32 सेक्टर में जो इंडोर स्टेडियम बनाया जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है और वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो करनाल को स्मार्ट बनाने के लिए, मंगल सेन ऑडिटोरियम का होना जिसमें बड़े कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम हर तरह के होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स को डेवलप किया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर जब हम आए तो एक विश्वास जो 2018 के बाद लोगों के दिल में जगा और सबसे बड़ा काम किया माननीय मनोहर लाल जी ने, अपनी कलम से कॉलोनियों को अप्रूव करवाने का काम किया। उन कॉलोनियों में जहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी, ज़ीरो लेवल से हमने काम शुरू किया। लगभग 65 कॉलोनियों में, एक बार में तो 35 कॉलोनियों में, कुछ 27 कॉलोनियों में हमारा पहले हुआ था। लगभग इतनी कॉलोनियों में हमारा काम ज़ीरो लेवल से शुरू हुआ, जिसमें चाहे सीवरेज की व्यवस्था है, चाहे पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था है, चाहे सड़कें गलियां हैं, इसके अलावा लाइटें हैं, हर तरह की वो व्यवस्था देने का काम किया। पानी की मैनेजमेंट के लिए हमारे एसटीपी, चाहे वो घोगड़ीपुर रोड पर है, चाहे हमारा कैलाश में है, हमारा 4 सेक्टर में, चारों तरफ शहर के हमने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाए ताकि हमारा पानी अच्छे से ट्रीटमेंट होके उसको आगे रिसर्कुलेट किया जा सके। और इसके लिए ये सारा समय, ये 10-11 साल का समय जो हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, ये हमने विकास के कार्य करवाए। आज तो सौभाग्य है हमारा, जब अनुकूल परिस्थितियां, आप देख रहे हैं हरियाणा में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल जिस विजन के साथ हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा की तरफ लेकर जा रहे हैं, आज देख रहे हैं कि वो उनको सरल सौम्य स्वभाव से अपनेपन के साथ हरियाणा को अपना एक हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीतियों के साथ हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब से मतलब जो विकास कार्य है, तो 2025 का चुनाव बड़ा आसान अब आज मुझे लगता है विधायक जी हमारे जगमोहन आनंद जी 5 महीने से विधायक बने हैं, मुझे नहीं लगता
कि किसी भी दिन उन्होंने छुट्टी ली होगी। वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। तो आज जो चुनाव प्रचार, आज भी हम लोग बीच में हैं लोगों के। आज भी परिवार के बीच में लगातार संपर्क साध रहे हैं। लगातार हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के साथ चुनाव प्रचार में सहयोगी बनकर पूरी तरह से संपर्क में है। और निश्चित तौर पे ये संपर्क ही हमें और ये विकास की नीयत ही हमें इस चुनाव को आगे लेकर आ रही है। और जिस तरह से मैं ये समझती हूँ 2025 का ये चुनाव, ये रेणु बाला गुप्ता नहीं लड़ रही है। ये रेणु बाला गुप्ता का ना चुनाव है, ना रेणु बाला गुप्ता इसमें कोई। रेणु बाला गुप्ता सिर्फ अपने प्रचार में, अपने परिवार में लोगों से एक अपील करने जा रही है कि वोट डालने ज़रूर जाएं और वोट डालते हुए ये ध्यान करें आपने कि किस तरह से 11 सालों में इनमें करनाल की तस्वीर को बदलने का काम किया। ये बात मैं बार बार हर मंचों से कह रही हूँ। और मुझे लगता भी है, जहाँ तक मैं लोगों को चेहरे को पढ़ पा रही हूँ, कि लोग ये मानते और समझते हैं कि 60 साल का इतिहास के ऊपर ये 10 साल करनाल के विकास के लिए, उनके विश्वास के लिए बहुत मजबूत रहे हैं। बहुत मजबूत रहे हैं। एक आपने जो प्रथम बार जब आप मेयर बने, वहाँ से एक बात ध्यान में आई है, किस्सा आपके साथ जुड़ा है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मेयर के लिए चुन लिया था। जैसे ही अंदर वोटिंग के लिए जाते हैं और वोटिंग के बाद जब बाहर आते तो माला आपके गले में डल रही थी। मतलब मेयर अंदर जो गया वो कोई और था और जब बाहर निकल के आ रहे हैं तो आप मेयर थे। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, आपकी 100% इसमें सच्चाई है। मैंने बताया कि 2013 का चुनाव जब हुआ तो मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती थी। ये रणनीति सारी क्योंकि राजनीति जब शुरुआत हुई तो ये रणनीति आदरणीय सुरेश गुप्ता जी ने, ब्रिज गुप्ता जी ने, सभी ने, जो परिवार के लोगों ने और जो पार्षद चुनकर आए थे, उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यदि कांग्रेस से जो हमारा प्रत्याशी बीच में आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेगा। तो इसी बात को लेकर ये जंगोजहद शुरू हुई और ये ऑल ऑफ सडन हुआ। मतलब मैं ये कह दूं, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी या परिवार बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड था, पर एक हल्का सा प्रयास किया और जिस तरह से पार्षदों का सहयोग मिला, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं अंदर जा रही थी वोटिंग करने के लिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पहली बार मेरा ये चुनाव का अनुभव था। तो जब पार्षदों ने ही मुझे वहाँ से सिखाया, ब्रिज गुप्ता जी ने कहा कि आपको वोट डलने जा रही है, और मुझे जब पार्षदों ने वोट किया और 11 वोट मेरी निकली और विपक्ष की 9 वोट निकली, तो ये एक रणनीति, जो राजनीति में रणनीति, वो एक सफल प्रयास रहा जिसमें करनाल की सेवा करने का अवसर मिला। अच्छा, एक चीज जो कई बार दोहराई जाती है कि हर मर्द की सक्सेस के पीछे, सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वहीं आज एक महिला है, आप एक औरत हैं, तो एक औरत के पीछे किस मर्द का हाथ है सक्सेस के पीछे उसकी? परीक्षा मत लो। ऐसा है, वो इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ब्रिज गुप्ता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, करनाल के परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा, बच्चों का बहुत बड़ा हाथ रहा। क्योंकि कोई भी लेडी जब अपने घर से निकलती है तो बच्चों का भी उसे, पर हर फील्ड में मैं ये कहूँ कि हर एक का इतना सपोर्ट मिला कि मुझे ये सफ़र इतना आसान सफ़र रहा कि मुझे लगता है कि जो प्यार से सफ़र कट गया ना, वो इतना मीठा सफ़र रहा कि आज भाजपा ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाकर मुझे करनाल को फिर सौंप दिया। करनाल को सौंप दिया तो कहीं ना कहीं परिवार को भी समय चाहिए होता है आपका, कि आप परिवार को भी समय दें। कितना समय दे पाते हैं परिवार? जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है। हालांकि परिवार अब इन 10-11 सालों में सेटल्ड हो गया,
बच्चों की दोनों की शादी कर दी, बच्चे अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है, परिवार में एक ग्रैंडसन है जिसके साथ खेलने का भी अवसर मिलता है, और जैसा मौका मिलता है परिवार के साथ वो भी समय मेरा आनंदमय बीतता है। जब मैं घर से बाहर होती हूँ उस समय भी मैं आनंदमयी वातावरण में जीती हूँ। तो जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी काफी लग रहे हैं, प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो देखो, विपक्ष को आज विपक्ष के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो प्रतिद्वंदी है वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं। वो कहीं कोई साबित करने की बात नहीं करते। वो कहीं किसी बात के लिए वो अपने आप ही कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता जागरूक है, वो जानती और मानती है। हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, वो ये मानती है कि जनता को आप के व्यक्तिगत चीज़ों से लेना देना कम है। उसे अपने आपके व्यवहार से, जनता के प्रति आपके व्यवहार से, जनता के प्रति आपके कामों से, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही से, जनता के को विकास से लेना देना है। और वो प्रतिद्वंदी आज जब विपक्ष खाली हो गया तो उनके पास एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बची है जो वो लोग कर रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज डिबेट का चैलेंज जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा है उन्होंने दिया है, तो किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, मेरे कार्यक्रम ऑलरेडी सारे सेटल्ड हैं। आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस प्रचार के दौरान मेरे 5 बजे तक के कार्यक्रम पूरी तरह से पैक है। और मैं ये चाहती हूँ जितने ज़्यादा लोगों के बीच में संपर्क साध सकूँ, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में अपील कर सकूँ, मैं वो अपना समय उसमें बिताना चाहती हूँ। मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहती, जो इसलिए मुझे नहीं पता और ना मैंने इसके बारे में कोई जानकारी ली। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में लगातार चल रही हूँ। लगातार चल रहे। तो अंतिम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने बहुत विकास कार्य जो 10 सालों में हुए वो गिनवाए हैं। आने वाले करनाल को, अगर करनाल आपको चुनता है अपने मेयर के रूप में, महापौर के रूप में, तो आने वाले करनाल को क्या मिलने वाला? निश्चित तौर पे जैसे मैंने बताया कि माननीय मनोहर लाल जी की रीति नीतियों पर चलते हुए करनाल को आगे बढ़ाने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एक नए विज़न के साथ नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने की बात कर रहे हैं और उसमें उनका पूरी तरह से सहयोग है। आज हमें सहयोग है क्योंकि हमने अपने सांसद के तौर पे माननीय मनोहर जी को चुना और केंद्र में जिस तरह से वो हमारे ही अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं और वहाँ पर भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे हैं। हमारे यहाँ से विधायक भाई जगमोहन आनंद जी हैं जो लगातार लोगों की सेवा में करनाल के विकास के लिए लगे हुए हैं। तो आज ये जब ये डबल इंजन की सरकार, ऊपर से केंद्र में मनोहर जी, मोदी जी और यहाँ से नायब जी और यहाँ से हम विधायक जी को लगाए, इस तरह के काम जब विकास के काम की गति को लेकर चल रहे हैं तो हमने कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो हमारे चल रहे हैं। जैसे हमारा मार्केट के बीच में एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। हमारा जनता मंडी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कम पार्किंग का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। हमारा ईस्टर्न पेरिफेरी NH का प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे का है, वो सेंट्रल लेवल का है, वो चल रहा है। हमारे महिला आश्रम में जो हमारी बिल्डिंग थी उसको स्मार्ट सिटी के तहत उसका नवीनीकरण, उसका नया विस्तार हमने किया है, तो वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कुछ हमारे पाइपलाइन में हैं। कुछ प्रोजेक्ट हमने जैसे शहर भर में CCTV कैमरे लगाए, अभी हमने मुख्य सड़कों पे CCTV कैमरे लगाए हैं जिससे हमारे क्राइम में भी कंट्रोल आया है और कुछ क्राइम हुए भी हैं तो उन्हें हमने बहुत जल्दी ट्रेस आउट भी किए हैं। अब उन CCTV कैमरास को हमने कॉलोनियों में भी लगाने का एक प्रपोजल रखा है। हमने जो LED लाइट है हमारे शहर भर में हमारी सोडियम लाइटों से चेंज हो चुकी है।
अभी हमारी कॉलोनियाँ जो अप्रूव हुई हैं, जिन कॉलोनियों को हमने अप्रूव किया है उनमें एलईडी लाइटें लगवाने का काम किया है। और कुछ जैसे हमारे मैनिफेस्टो में भी आया कि 20 साल से जो हमारे काबिज नगर निगम की भूमि के ऊपर है, आज उनको मालिकाना हक देने का काम भी नगर निगम की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जो हमारी कॉलोनियाँ अब नए पैचेस हैं, क्योंकि पहले की सरकारों में कॉलोनियाँ अप्रूव करते थे तो बीच का एक बड़ा खाली प्लॉट को उसको अनअप्रूव्ड कर देते थे। पैच हमारे बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, कुछ कॉलोनियाँ बची हुई हैं, उन कॉलोनियों को अप्रूव करवा के हम लोग उनमें भी 0 लेवल से काम को शुरू करवाएंगे और उन कॉलोनियों को भी पूरी तरह से विकसित करेंगे। जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित होगा, उसमें करनाल अपनी भूमिका निभाएगा। हमारा करनाल विकसित करनाल होगा, हमारा करनाल व्यवस्थित करनाल होगा। स्वच्छता में हम इंदौर के स्वच्छता को हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा करनाल भी स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर से कंपैरिजन करे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अभी हमारे आने हैं। इन प्रोजेक्टों के साथ हम नए विकास के साथ, नई गति के साथ, क्योंकि नॉन स्टॉप करनाल की गति के साथ हम करनाल को आगे बढ़ाएंगे, विकसित बनाएंगे, नॉन स्टॉप करनाल बनाएंगे। नॉन स्टॉप जो है करनाल बनाएंगे कहते हुए कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व महापौर यानी कि अभी तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और हैट्रिक कह रहे हैं कि लगने जा रही है। आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगी कि आप लोकतंत्र के इस उत्सव में आप अपनी वोट की आहुति जरूर डालें और वोट की आहुति डालते हुए आप ये ध्यान रखें कि 10 साल करनाल के विकास के किस तरह से भारी पड़े हैं और उन विकास को कार्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक वोट आप भाजपा के पार्षद के प्रत्याशी और भाजपा के मेयर के प्रत्याशी के तौर पे रेणु बाला गुप्ता को देकर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाऊंगी। तो ये थे हमारे साथ शहर की प्रथम महिला रही, फर्स्ट लेडी रही रेणु बाला गुप्ता। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं और हमारे इस पॉडकास्ट को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।